सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सारा है और मेरा जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। मैं लड़के के शरीर में पैदा हुई थी और मम्मी पापा काफी खुश थे कि हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, मिठाई बांटनी चाहिए। यह सब चल रहा था और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे जब मैं 5 साल की हुई, बचपन तो मेरा सबकी तरह सेम ही था। जब मैं 5 साल की हुई तो तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा आकर्षण पुरुष की तरह है, ना कि महिलाओं की तरह। लड़कों के साथ ही खेलने के लिए जाया करती थी, लेकिन लड़के लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे। कोई मुझे मामू कहता तो कोई मुझे हिजड़ा, तो कोई नपुंसक, तो कोई मुझे छक्का कहकर बुलाता था, कोई बाइलिया। वैसे ज्यादातर मुझे बाइलिया ही बोलते थे और निकाल देते थे अपनी टीम से। लड़कों की टीम में मुझे लेते नहीं थे खेलने के लिए। लड़कियों में ही पली बढ़ी हूँ और लड़की लोग में रहकर लड़की लोग मेरा मेकअप करती थी। हिल्स पहनना, लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, आईब्रोज वगैरह। और मैं बचपन में 5 से 10 साल के बीच में डांसिंग शो करती थी। हम हाउस शो भी करते थे। हमारा एक फ्रेंड सर्किल था और हम उसमें कांटा लगा, परदेसिया, ये सब सॉन्ग पर मैं डांस करती थी। और साड़ी पहनकर या फ्रॉक पहनकर। बचपन से ही मुझे लेडीज कपड़ों से बहुत प्यार था और मैं लड़कियों के साथ में डांस करती थी। और जब मैं 12 साल की हुई तो मेरी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया कि 12 साल की उम्र में मेरा रेप हो गया, जो कि मेरे घर में ही हुआ था, क्योंकि सब लड़कों को पता था कि ये तो बाइलिया है करके। और रेप हम लोग का भी होता है, क्योंकि वो बिना मर्जी से होता है। तो उसमें मेरा काफी लॉस हो गया था। मैंने अपनी काफी सारी मेमोरी लॉस कर दी और उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन में केस हो गया और हॉस्पिटल में चली गई। फिर हॉस्पिटल में न्यूज रिपोर्टर लोग आते थे, कैमरामैन आते थे, वे पूरा फ्लैश चेहरे पर मारते थे। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ और मैं आगे कैसे जीऊंगी। अभी तो मेरा रेप भी हो गया है, अब मैं जीऊं तो कैसे जीऊं। अब सारे लड़के मुझे क्या बोलेंगे, ये दुनिया मुझे क्या बोलेगी, समाज मुझे क्या बोलेगा। तो इन सब में मैंने हॉस्पिटल की छत से कूदने का फैसला लिया कि मैं अब खुद को खत्म कर दूंगी। मैं अब और नहीं जीऊंगी, क्योंकि मेरे साथ इतना सब गलत हुआ है। उस लड़के ने मेरे साथ इतना गलत किया है, उसने मुझे काफी मारा भी था और बहुत भद्दे तरीके से मेरी सर्जरी भी हुई थी। और उस समय फिर ये कैमरा वगैरह और न्यूज आदि, कहने का मतलब है कि उस समय मैं पूरी सदमे में चली गई थी। लेकिन फिर भी उसमें से भी मैंने थोड़ा खुद को पुश किया। लोगों ने पुश किया कि नहीं, अभी जिंदगी बाकी है, अभी तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मैंने वापस अपने जीवन की शुरुआत की। वापस से 7वीं के बाद से स्कूल जाने लगी। फिर स्कूल में भी सब लोग मेरी तरफ देखते नहीं थे, कोई मुझसे बात तक नहीं करता था। जिस रास्ते से मैं चलती थी तो सब लोग मुझे देखकर यही कहते थे कि अरे ये वही लड़का है ना कि जिसका रेप हुआ है, अरे ये वही लड़का है कि जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, अरे यह वही लड़का है। तो दुनिया की नजर और इन सब से पूरा जूझ कर मैं आगे बढ़ी हूँ। घर में एक मेरा बैग था। जब मम्मी को पता लगा कि इस बैग में तो सारी साड़ी है, श्रृंगार का सामान है, बिंदी वगैरह सब कुछ मेरा श्रृंगार का सामान है, मम्मी एक दिन आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा लड़का बाहर जाकर ये सब कर रहा है। और वैसे भी आजू बाजू वाली सोसाइटी ताना मार रही है कि इसके लक्षण ठीक नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते। तो फिर सब लोगों की मानकर, सब लोगों की बातें सुनकर मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया कि तुम बाहर जाओ, तुम इस समाज में मिलकर नहीं रहती हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं। फिर मेरी मम्मी ने मेरा वही बैग लिया और गली के बाहर नुक्कड़ पर उठाकर फेंक दिया। और मैं उस बैग का सारा सामान समेटकर मैंने उठा लिया और उसी हालत में मैं घर से निकल गई। मैं अपने ग्रुप पर गई, जैसे कि हम लोगों का ग्रुप रहता है सहेलियों का, हिजरा कल्चर का ग्रुप। तो उस ग्रुप में मैं रही। उस ग्रुप में माँ बाप ना होने के कारण, कोई गाइडेंस ना होने के कारण मैं नशे की लत में चली गई।
मैं दारू, सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, टोटली सब नशा करने लगी और नशा करने के लिए मांगने भी लगी। नशा करके झगड़ा, गाली गलौज करना, यह सब कुछ मैं करने लग गई थी, क्योंकि कोई भी मुझे समझाने वाला था ही नहीं। और किसके लिए रहना है, क्या करना है, तो जैसे लाइफ चल रही है वैसी चलाओ। दुनिया ऐसे भी बोलेगी और दुनिया वैसे भी बोलेगी। अभी भी दुनिया बोलती है, जैसे कि पैंट शर्ट पहनो तो बोलेंगे तू ऐसी है वैसी है, और साड़ी पहनूंगी तो भी ऐसा बोलेंगे कि हाँ तूने ये हथेली बजा कर लिया होगा, तू तो पहले ऐसा नहीं था, तू तो बहुत अच्छा लड़का था। वे लोग सिर्फ बाहर का ही रूप देखकर जज करेंगे, लेकिन उसकी फीलिंग्स क्या है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, उसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, कोई अवेयरनेस नहीं है। जब मैं पैंट शर्ट पर थी तब मैंने जॉब किया था, लेकिन उसमें यह दिक्कत थी कि मेरी जो मॉर्निंग की शिफ्ट थी 7 बजे से 4 बजे की, तो उसमें मैं कंफर्टेबल थी क्योंकि सब लोग रहते थे तो मैं काम कर सकती थी। लेकिन जब ओवर टाइम करने को कहा जाता था, जैसे कि 7 बजे के बाद ऑफिस खाली होता है तो सफाई करना रहता है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ करके निकलना पड़ता है, तो जब ओवर टाइम पर रोक देते थे तो जो मेरे साथ में काम करने वाले थे वो मुझे पकड़ लिया करते थे और बेसमेंट में लेकर जाते थे। बार बार मुझे इधर उधर से नोचते थे और बोलते थे कि तू ये कर, तू वो कर। अलग अलग जगह पर हाथ लगाते थे और बोलते कि ऐसा कर वैसा कर। तो इन सब चीजों के कारण मैंने वह जॉब छोड़ दिया कि मुझे नहीं करना है। तो जैसे कि अभी मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मैंने जॉब के लिए तलाश किया कि मुझे जॉब कहाँ पर मिलेगी, क्या वापस से मिल पाएगी। तो ट्रांसजेंडर होने की वजह से मुझे जॉब नहीं मिली और मुझे पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही था। तो फिर मैंने हथेली बजा बजा कर मांगने का काम शुरू कर दिया और मांग मांग कर मेरा अब तक पेट भरा है। और दुकान वाले भी देते थे और वह लोग भी काफी बोलते थे कि क्या है, तुम सुबह सुबह 10 बजे दुकान नहीं खुलता है, बोनी नहीं होती है और तुम मुंह उठाकर आ जाती हो भीख मांगने के लिए, तुझे कमाना नहीं आता है क्या। उसमें भी दुकान वालों के बहुत ताने मिलते थे। एक तो मेरी फैमिली नहीं है और हमारे जो गुरु हैं उनको भी महीने का चाहिए, तो उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ता था। और फिर इस सब में खुद का सर्जरी भी है, खुद का भी ट्रांजैक्शंस बाकी है, तो सब कुछ करना है, तो इतने से पैसे में नहीं होगा। और फिर ऐसा हुआ कि यही सिलसिला चलता रहा, सुबह उठना, काम करना, फिर मांगने के लिए जाना, फिर घर आना, गुरु को देना, ये सब चलता रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इन सब चीजों के लिए मैं नहीं बनी हूँ। मेरे दिमाग में यह था कि जैसे कि मैं YouTube पर देखती थी, लक्ष्मी त्रिपाठी जी की स्टोरी देखती थी, अभी नायर जी की स्टोरी देखती थी, तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ बनना है, मुझे इस तरह से अपनी लाइफ नहीं बितानी है, खाली मांग कर खाना और फिर घर आकर सोना और वापस फिर मांगने के लिए जाना, मुझे वो लाइफ नहीं चाहिए थी। ऐसे में एक लड़का मेरी जिंदगी में आया, उसने मेरा हाथ थाम लिया और फिर हमारे बीच में प्यार हो गया और हम 5 साल तक नवी मुंबई में एक साथ रहे। मैं तब भी मांगने के लिए जाती थी, कुछ घर का खर्चा, कुछ रूम का भाड़ा, कुछ लाइट बिल, यह सब कुछ देखकर मुझे मांगना ही पड़ता था। और एक बात यह भी थी कि ट्रांसजेंडर को जल्दी से रूम भी नहीं मिलता था। रूम देखने जाओ तो लोग कहते थे, अरे नहीं नहीं, तुम तो हिजड़े हो, तुमको रूम नहीं मिलेगा। फिर हमने झूठ बोलकर रूम लिया कि रूम हमारी एक बहन को चाहिए। अब बताओ, रूम लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, हर एक चीज के मामले में स्ट्रगल, कैसे कैसे करके हमने वह रूम लिया। फिर उसका रेंट वगैरह सब कुछ 5 साल तक किया। और 5 साल के बाद में मेरी लाइफ में एक और धमाका हुआ, वो ये कि उस लड़के का नाम जो उसने मुझे बताया था, वो तो यह व्यक्ति था ही नहीं, वह तो कोई और था। और मैंने इतने साल भरोसा रखकर सब कुछ करके मैं इस व्यक्ति के साथ रह रही थी जो उसका रियल नाम था ही नहीं। फिर आखिर ये कौन था? फिर ऐसे करते करते थोड़े थोड़े खुलासे होते गए। मैं उसकी फैमिली को नहीं जानती थी, उसके फ्रेंड को नहीं जानती, किसी को नहीं जानती। अब जो वह बोलेगा मैं वही मान लेती थी।
ऐसे करते करते फिर हम लोग दूसरी जगह रहने को गए और वहाँ एक लड़का था 17 साल का। तो उसने बाइबल से रिलेटेड मुझे यह बताया कि देखो आंटी, इसमें लिखा है कि माँ बाप हाथ छोड़ेंगे लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कि आधा सच था कि माँ बाप छोड़ेंगे। लेकिन फिर आधा सच क्या है? कौन नहीं साथ छोड़ेगा? यह कौन है, क्या है? फिर मैं इस बात की जानकारी जुटाने में लग गई। फिर वह लड़का बोला कि यह यीशु मसीह हैं जो आपसे बेहद प्यार करते हैं। तभी मेरी आंख से आंसू आ गए कि चलो जिंदगी में कोई तो है, हमसे कोई तो प्यार करता है। ऐसे करते करते फिर मेरी चर्च की जर्नी शुरू हो गई और चर्च की जर्नी में मुझे लगभग 2 साल हो गए। तो मैं प्रार्थना में बैठने लगी और उसी में मैं सोशल वर्क भी करती थी, लोगों के लिए प्रे करना, जो कि मैं अभी भी करती हूँ। और ऐसे करते करते फिर मैं चर्च में ही बाइबल टीचर भी बन गई और बाइबल टीचर बनकर फिर मैं चर्च की कोऑर्डिनेटर भी बन गई। तभी पता चला कि हिजड़ों का आश्रम है, उसमें जाकर सिक्योरिटी का काम करना है, तू करेगी क्या? तो मैं बोली कि हाँ ऑफ कोर्स मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। फिर जब मैंने देखा कि वह हिजड़ों का ऑफिस क्या है, कैसे है, तब मैंने देखा कि अरे ये तो एक सोशल फाउंडेशन है और इसमें हम लोग क्या क्या सिखाते हैं। हम लोग सबको स्किल डेवलपमेंट करके सबको जॉब पर लगाते हैं। हालांकि मैं भी जॉब कर सकती हूँ उसमें, लेकिन मुझे इसी में खुशी मिलती है कि मैं मेरे और लोगों के लिए कुछ और उपयोगी करूँ, क्योंकि मैं जिंदगी में आई हूँ तो मुझे खाली मेरे लिए नहीं जीना, मुझे सबको लेकर आगे बढ़ना है, सबका भला होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं इस फाउंडेशन में हूँ। जब हम लोग लड़ रहे हैं कि हमें समानता का अधिकार दे दो और लगातार हम लोग इसके लिए जद्दोजहद भी करते रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि इसमें खाली हमारा ही स्ट्रगल है, बल्कि सब लोग अपने जीवन में स्ट्रगल और संघर्ष करते हैं। महिलाएं भी पहले बहुत संघर्ष करती थी, पहले उनको भी पति, घर और बच्चे बस यही मिलते थे, लेकिन आज महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, पायलट भी बन चुकी है, फोर्स में महिलाएं जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो फिर हम क्यों पीछे रह जाएं? हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है। हालांकि जीवन में यह सब ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए काफी लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, जो कि मैंने किया। एक समय ऐसा आया था कि जब मैंने खुद को खत्म करने का भी सोचा था, 2-3 बार सोचा था कि मैं खुद को समाप्त कर दूं। किसके लिए जीना है? सब लोग तो छोड़कर जा रहे हैं, इस दुनिया में किसके लिए रहना है? लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि जीना है तो अपनी कम्युनिटी के लिए जीना है, मुझे मेरे लोगों के लिए जीना है, मुझे मेरे ट्रांसजेंडर के लिए जीना है। जो भी सरकार की फैसिलिटी आती है, जो भी कुछ अधिकार आते हैं, वह सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी के नीचे तक के लोगों के लिए पहुंचाऊं। यह तो मैं काम कर सकती हूं। और जैसे कि मैं सब कुछ कंप्रोमाइज करके आज इस मुकाम तक आई हूं, तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करूं और मैं इसी फील्ड में, सोशल वर्क के फील्ड में, एनजीओ में मैं अच्छे लेवल पर काम करूं और जितना हो सके अपने लोगों की मदद कर सकूं। जिंदगी को समाप्त करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि वह एक तरह से कह सकते हैं कि कायरता भरा काम होता है। भगवान ने हमें नपुंसक बनाया है, लेकिन इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है ना। हम अपनी इस कमी के साथ भी अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं और आज मैं वही कर रही हूँ और हमेशा यही करती भी रहूंगी। तो साथियों, आपको यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।